चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है मेजरमेंट। हेडिंग लिखिएगा, मेजरमेंट। मेजरमेंट समझेंगे, नीड ऑफ मेजरमेंट समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनिट में आएंगे। हेडिंग दे दिए मेजरमेंट, ठीक है। देखिए वर्ड जो है मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज समझिए। जैसे आपको सामान खरीदे, ठीक है, 5 kg आलू खरीदना है, 5 kg का पॉलीथीन आपको मिला, आप अपने से डाल रहे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दुकानदार को आप देते हैं, है ना, देते हैं ना जी। उसको किस लिए देते हैं, तौलने के लिए। तो वही तौलने के लिए जो बोलते हैं ना, तौल दे, बोलते हैं ना, तौल दीजिए। तौल देने, यही क्या है, मेजरमेंट है। यानी वो क्या करेगा, आप तौलेगा यानी मेजर करेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स में हर एक चीज को हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे, मेजरमेंट के अंदर होता क्या है। जैसे कपड़ा सिलाते हैं तो बोलते हैं ना मेजरमेंट लेने के लिए, वही मेजरमेंट है, नाप ले लेना, है ना। तो अब समझेंगे फिजिक्स के टर्म में मेजरमेंट होता कैसे है, उसको समझना है। तो मेजरमेंट में दो चीजें होती है, एक का नाम है अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में आपको नहीं पता, जिसके बारे में आपको नहीं पता। और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या होता है, नॉन नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और इसी को यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट ही बोलते हैं, ठीक है। समझेंगे। जैसे आप 5 kg आलू को 5 kg आलू लेना है, पॉलिथीन में डाल दिए। अब जैसे आप 5 kg के हिसाब से अपने डाल लिए होंगे, हो सकता है 5.5 kg भी हो, 4.5 kg भी हो, कम ज्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डालते हैं या फिर निकालते हैं। अब जैसे आप डाले तो आपको अनुमान के हिसाब से समझ में आ गया 5 kg है, लेकिन 5 kg आप भरोसा है नहीं ना। अब क्या करेंगे आप, वो अननोन था, उसके बारे में आपको एग्जैक्ट नहीं ना मालूम था एग्जैक्टली क्या है। अब उसको अननोन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी आप जब तौला रहे, यानी मास एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है, उसका वजन जो है अननोन, जिसके बारे में पता नहीं होता। अननोन का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में, अननोन पर्सन बोलते हैं ना, जिसके बारे में नहीं मालूम है। वही अननोन फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में आपको पता नहीं था, जैसे मास। अब क्या करेंगे, बैलेंस होता है ना, तराजू को बैलेंस बोलते हैं। दो तरह का तराजू होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक होता है डिजिटल, और एक होता है बीम बैलेंस। जो इस तरह का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बीम बैलेंस, ठीक है, बीम बैलेंस। अब क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए 5 kg तौलना है, तो सामान यहाँ एक तरफ डाल दिए, और दूसरी तरफ क्या कीजिएगा, जो बटखारा होता है ना, आयरन का ब्लॉक होता है, 5 kg यहाँ पर रख दीजिएगा ना। तो अब केजी क्या है, केजी स्टैंडर्ड है। क्या केजी, और इसके बारे में आपको पता था कि नहीं, 5 kg कितना हो सकता है, केजी के बारे में आपको पता है, तो 5 kg के बारे में बता सकते हैं ना आप। इसके बारे में आपको पता था, और किसके बारे में नहीं पता था, इसका मास नहीं पता था एग्जैक्टली कितना है। तो हम क्या किए, इसका वजन जो है इससे कंपेयर किए, किससे कंपेयर किए, ब्लॉक से, जो केजी में दिया हुआ है। इसको क्या किए, कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद जब तौला तौला गया, दोनों जब बराबर हो गया, तब सामान को क्या बोलेंगे, 5 kg का सामान है। कितना केजी का है, 5 kg का सामान है। समझ वाली बात। इसी प्रोसेस को जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, किसका, अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, किससे, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज केजी। नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, केजी है। यानी दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दोनों का नेचर। अगर मान लीजिए आप मास, यहाँ पर मास मान लीजिए तौल रहे, और इंची टेप लगाइएगा, बताइए सेम नेचर का हुए नहीं ना। अगर मास अगर यहाँ तौलना है तो सेम केजी नेचर होना चाहिए। केजी मास का ही रिलेशन है ना, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। अगर मान लीजिए रूम का लेंथ निकालना है यहाँ से वहां तक, तो केजी बटखारा काम आएगा, क्या काम आएगा, मीटर स्केल ना। तो मीटर क्या हुआ, सेम नेचर हुआ, लेंथ का सेम नेचर हुआ, है ना, यानी एक जैसा होना चाहिए। इसी तरह जैसे 5 kg आप जैसे नापे, तो तौला तौला गया, 5 kg मिल गया, है ना। तो इसमें आपको किसके बारे में नहीं पता था, जो आप मास के बारे में नहीं पता था, केजी से कंपेयर किए, तो आपको कंपेयर करने के बाद रिजल्ट पता चला ना, तो इसी कंपैरिजन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेजरमेंट बोलते हैं। कपड़ा सिलाते हैं, मान लीजिए ये लेंथ लेना स्लीव का, तो क्या करें, ऐसे रैंडम ले लेते हैं क्या दर्जी, यहाँ से यहाँ नापेंगे ना, वो नापेंगे तो क्या करेंगे, मीटर स्केल या इंची टेप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ नापेंगे,
तो क्या करेंगे, इंची टेप जो होगा उसमें लिखा रहता है कि नहीं, मीटर भी हो सकता है, मीटर स्केल भी हो सकता है, लिखा रहता है उसमें 1 मीटर इतना होगा, 2 मीटर इतना होगा, तो उससे कंपेयर करेंगे। अच्छा मीटर क्या था, नोन था, मीटर आपको पता है ना मीटर इतना ही होगा, कोई बोलेगा मीटर बहुत बड़ा होता है तो आप मानिएगा नहीं ना, वो स्टैंडर्ड है, आपको पता है कि मीटर इतना हो सकता है ना, तो ये मान लीजिए आधा मीटर हो गया, नापने के बाद मान लीजिए आधा मीटर, उसके हिसाब से क्या किया, कंपेयर ना किए, पहले लेंथ तो पता नहीं था एग्जैक्ट कितना है, यहाँ पर मीटर स्केल लगाए, कंपेयर किए, यानी लेंथ क्या था, अननोन था, लेंथ क्या था, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, किससे मेजर किए हम लोग, मीटर स्केल, किससे, हाँ तो मीटर क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, समझ में आया, बोलिए समझ में आ गया ना। लिखिए मेजरमेंट का डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, स्पेलिंग बताना होगा, कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, बोर्ड में लिखा हुआ है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी with the known KNOWN, यहां लिखे हुए देखिए, नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखिए इसको डाइटिस बोलते हैं, आई डॉट ई को क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिट, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज यूनिट, उधर लिखिए दैट इज यूनिट, ब्रैकेट में दैट इज यूनिट ऑफ सेम नेचर, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ऑफ सेम नेचर, लिख लिए, समझ में आया क्या होता है मेजरमेंट। अब जैसे एग्जांपल इसका लिख लीजिए ऐसे, अगर मान लीजिए लेंथ को मेजर करना है तो हम किसमें मेजर करेंगे, मीटर में, किसमें, है ना, अगर मास को मेजर करना हो तो हम लोग किसमें करेंगे, किलोग्राम में, है ना, और अगर मान लीजिए टाइम को मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे, सेकंड में, क्लियर है। अब लिखिएगा सब हेडिंग, नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, जरूरत, नीड के मतलब जरूरत, क्यों जरूरत है, देखिए जैसे घर वगैरह बनता है ना, तो आपका जो पिलर है या कोई भी दीवार वगैरह है कितना एक्यूरेट दिखता है, मेजरमेंट हुआ तब ना एग्जैक्ट। अगर मान लीजिए आप जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन रहा था स्टार्टिंग में, जैसे बिल्डिंग बनता है ना आपके 100 फ्लोर 100 फ्लोर, कितने तरह के फ्लोर के बनते हैं ना बिल्डिंग, और सब कैसा दिखते, स्ट्रेट, और किसके वजह से ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ मेजरमेंट। अगर मान लीजिए आप यहां से मान लीजिए जमीन से 90 डिग्री पे रखना था वॉल को, 90 डिग्री, अगर थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब 1 डिग्री बोल रहे, 1 डिग्री आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे आप 100 तल्ला 200 तल्ला तक पहुंचेगा ना फ्लोर तक, तो पता चल जाएगा कितना डेविएशन हुआ, पूरा टेढ़ा हो जाएगा बिल्डिंग। इसका मतलब ये हुआ एग्जैक्ट वैल्यू अगर मेजर नहीं कर पा रहे तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते, है ना, समझ में आया। तो पहला आपका जरूरत क्या है, लिखिएगा टू नो, पहला जरूरत लिखिए टू नो, टू नो, KNOW, नो द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लिख लिए। अब सेकंड ये है कि मान लीजिए कि आप दो सामान है, दोनों मास का मेजरमेंट हुआ, ठीक है, और रखा हुआ है एक जगह, तो आप मान लीजिए दोनों को जब मान लीजिए 5 kg एक है 10 kg है,
और एक में मान लीजिए आटा है, एक में आपका सीमेंट है। आपको समझ में आता होगा कि जब सीमेंट हम लोग 2 केजी भी लेते हैं ना, बहुत थोड़ा सा दिखता है ना। अगर शेप के बिहाफ पे यानी शेप के अकॉर्डिंग तय करेंगे कितना केजी होगा, तो सही से सबका कैलकुलेशन हो पाएगा नहीं ना। यानी आप 2 पैकेट में, एक में सीमेंट रखा हुआ है, एक में आटा रखा हुआ है, जब तक तौलिएगा नहीं, कंपेयर नहीं कीजिएगा एक दूसरे से, तब तक उसका एग्जैक्ट हमें वैल्यू पता चलेगा। शेप से नहीं ना पता चलेगा जी। यानी 2 मास को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कितना है ना। 2 अलग अलग मास को हम लोग कंपेयर कर सकते, किसके वजह से? मेजरमेंट। सीमेंट को भी तौलेंगे और आटा भी तौलेंगे, तब बताएंगे ना 1-1 केजी का या 2-2 केजी का, एक ज्यादा या एक कम है। समझ में आया? क्लियर? लिखिएगा दूसरा नंबर। टू कंपेयर टू डिफरेंट TWO, टू डिफरेंट, टू कंपेयर के बाद टू TWO, टू डिफरेंट physical quantities of same nature, of same nature, of same nature, सेम नेचर मतलब समझ में आ रहा ना, मास मास से कंपेयर करेंगे, लेंथ लेंथ से। अब थर्ड में आइए, थर्ड में दुनिया का एक एक कैलकुलेशन, यानी बेंच बना इसका भी कैलकुलेशन हुआ, ठीक है ना, मतलब कितना लेंथ ब्रेथ कितना एरिया कवर हुआ, ठीक है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है तो इसका कॉस्ट वगैरह हुआ होगा, उसका भी कैलकुलेशन हुआ होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट कहाँ पर हुआ होगा, है ना। जैसे जो मतलब ठेकेदार वगैरह होते हैं ना, उसे कहीं लॉस भी हो जाता है तो इधर उधर करके उन लोग बैलेंस भी करते हैं, तो पता नहीं चलेगा लॉस कितना हो रहा प्रॉफिट कितना हो रहा, तो ऐसे क्या वो लॉस में ही भी जा सकते हैं प्रॉफिट में जा सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा। तो चाहेंगे ना हम प्रॉफिट गेन करें, उसके लिए उसको पता होना चाहिए ना एग्जैक्ट कितना वो मतलब प्रॉफिट में है या फिर लॉस में, तब ना उसके हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है और पिलर बनाया जाता है, उसका एक रेशियो के हिसाब से सीमेंट मिलाया जाता है, बालू मिलाया जाता है, गिट्टी मिलाया जाता है ना, और उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको पहले वॉल्यूम नहीं पता होगा, कैलकुलेशन नहीं पता होगा, उसके हिसाब से रेशियो आप दे पाइएगा नहीं, ठीक है। तो दुनिया भर का हर एक कैलकुलेशन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ मेजरमेंट, एग्जैक्ट हो रहा कि नहीं। ये पिलर जो लेंथ ब्रेथ है, इसका जो निकाला गया कैलकुलेशन, सेम वॉल्यूम सेम मटेरियल डाला गया, उसमें डाला गया, सेम लग रहा ना, क्योंकि इसके वजह से कैलकुलेशन हुआ मेजरमेंट की वजह से, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कैलकुलेशन और जैसे सामान कुछ खरीदते हैं, राशन वगैरह दुकान जाते हैं ना, बहुत राशन का सामान लेते हैं तो देखते हैं बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन होने के बाद आप भी श्योर होते हैं कि हाँ इतना पैसा हमको देना चाहिए, रैंडम बोल देंगे हाँ 1000 हुआ, क्या आप श्योर होइएगा? आप बोले तो कैलकुलेशन हो रहा है ना। तो हर एक कैलकुलेशन किसके वजह से हुआ? मेजरमेंट की वजह से, ठीक है। पहले जाने तब ना आप वहां पर डेटा लिखे, उसके हिसाब से कैलकुलेट किए, क्लियर है ना। तो लिखिएगा थर्ड में, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। और 5 नंबर में लिखिए, थर्ड हो गया ना, फोर्थ नंबर में लिखिएगा, फोर्थ नंबर में टू परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, टू परफॉर्म साइंटिफिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक देखिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा, जैसे आप देखे होंगे जो मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, तो जो बड़े होते हैं उनके लिए अलग होता है ना, मतलब वॉल्यूम, और इंजेक्शन का साइज भी अलग होता है, बच्चे का छोटा पतला सा होता है, तो उसका कैलकुलेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया पहले कि इस छोटा सा बच्चा में ये पतला सा नीडल होगा, कितना होना चाहिए, ज्यादा होगा तो हो सकता है आपका इंसर्ट होने के बाद अंदर जाना चाहिए मेडिसिन, तो हो सकता है ब्लड ज्यादा बाहर आ जाए, है ना, तो उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। इसी तरह और भी हम साइंटिफिक ऐसे ही बता रहे प्रैक्टिकल कैसे कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। दूसरा आपका अब कितना डोज देना है एक बच्चे को, कितना डोज देना है, उसका केमिकल कम होगा अमाउंट होगा ना, बड़ा होगा उसका क्या होगा, केमिकल ज्यादा होंगे, तो भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया होगा कितना वॉल्यूम ही देना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत कर सकता है
है ना, तो एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ तब ना इम्प्लीमेंट किया जाता है इंसान में, है ना। कोवैक्सीन वगैरह जो कोविड-19 का आया, पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना जी, परफॉर्म किया गया, कैलकुलेशन किया गया, कितना अमाउंट देना चाहिए और कितना ड्यूरेशन में अंतराल में देना चाहिए, वो सब आया ना। तो वो सब किसके थ्रू आया? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट नहीं हुआ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, तो आप ये बताइए हम इंसान में इंप्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। समझ में आया? बोलिए। चलिए हेडिंग लिखिएगा यूनिट, लास्ट यूनिट है थोड़ा सा। यूनिट लिखिएगा, इसके अंदर लिख इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी that is used to measure, that is used to measure, that is used to measure a physical quantity, a physical quantity, a physical quantity। फिर नीचे में लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसका गुण, उसका क्वालिटी। एक स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए क्या खूबी होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 में लिखिएगा इट शुड बी वेल डिफाइंड। यहां देखिए लिख दे रहे इट शुड बी, इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड नॉट वेरी प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। नॉट वेरी प्लेस टू प्लेस। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब जैसे 1 kg का जो ब्लॉक बनाया गया एकदम वेल डिफाइंड है ना। ये ऐसा डिफाइन किया गया है कि हर जगह 1 kg यूज होता है तो सेम अमाउंट होता है। अगर 1 kg आप यहाँ मेजर करें तो हर जगह 1 kg सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कंट्री में 1 kg जो मेजरमेंट कर रहे हैं और जाके दूसरी जगह चेंज हो जा रहा, वैल्यू चेंज हो, ऐसा स्टैंडर्ड होने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है उसका, किसका? स्टैंडर्ड यूनिट का। यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छे से डिफाइन किया गया होना चाहिए, मतलब कि उसको प्रॉपर तरीके से समझा पाया जाए कि मतलब 1 kg होता क्या है, 1 मीटर होता क्या है, 1 सेकंड होता क्या है, प्रॉपर से समझाया जाए, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? नॉट वेरी, नॉट वेरी प्लेस टू प्लेस, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए प्लेस टू प्लेस। समझ में आया? 1 kg जो आप इस्तेमाल करें, जितना आप मेजरमेंट किए 1 kg, वैसे ही अदर कंट्री या अदर स्टेट में सेम वैल्यू होना चाहिए। समझ में आया? सेकंड में लिखिएगा इट शुड बी, इट शुड बी यूनिवर्सली, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड 1 kg यूज होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आता है ना kg, ठीक है ना। यानी वो स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि हर जगह एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड, हर एक कंट्री में, हर एक जगह, ठीक है। थर्ड में लिखिएगा इट शुड बी सुटेबल इन साइज, इट शुड बी सुटेबल, सुटेबल इन साइज, सुटेबल इन साइज। सुटेबल इन साइज का मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोलेंगे लेंथ का मेजरमेंट कीजिए, लेंथ, तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं ना जी। सेंटीमीटर जैसे कॉपी में डायग्राम वगैरह बनाना है तो किससे मेजर करेंगे? सेंटीमीटर। मीटर में कर सकते हैं, करने का कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में आ जाएगा, वो छोटा हो जाएगा ना वैल्यू, तो इसलिए उसके लिए सुटेबल क्या है? सेंटीमीटर है।
ऐसे ही रूम का लेंथ निकालना है, लंबाई चौड़ाई, तो क्या यूज करेंगे? मीटर। क्या यूज करेंगे? मीटर। ऐसे ही मान लीजिए रोड नापना है, क्या क्या यूज करेंगे? किलोमीटर। क्या हम सेंटीमीटर में रोड नहीं नाप सकते हैं? नाप सकते नहीं, वैल्यू बहुत, तो अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? यानी इसका हर एक साइज पॉसिबल होना चाहिए, बड़ा का होना चाहिए, छोटा का भी होना चाहिए, मीडियम का भी होना चाहिए। क्लियर है? ऐसे ही मास का भी होता है ना, ग्राम भी होता है, केजी भी होता है और टन भी होता है। ग्राम के कहां पर हम मेजर करेंगे? जो जैसे कीमती सामान है, जैसे सोना चांदी, ग्राम में। मिलीग्राम में भी चले जाते हैं। मिलीग्राम एक और जगह यूज होता है, मेडिसिन वगैरह में बोलते हैं ना, एमजी, 5 mg, 10 mg, है ना। केजी जैसे आटा चावल वगैरह खरीदते हैं ना। टन आपका जैसे उससे भारी सामान, जैसे आपका लोहा हो गया, है ना, या फिर कोयला वगैरह हो गया। समझ में आया? तो लिख लिए पॉइंट। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, it should be possible to reproduce it should be possible to reproduce। लिख लिए? मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोले कि 1 मीटर है, इसको कितना में लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर हो सकता है ना, आसानी से कन्वर्ट कर दिए। ऐसे ही मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो कितना होगा? 10 होगा ना। ऐसे ही बोलेंगे 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर कर सकते हैं ना। यानी ये रिप्रोड्यूस हो सकता है आसानी से, सेम काइंड ऑफ यूनिट में। समझ में आया? सारे पॉइंट्स लिख लिए? चलिए टाइप्स ऑफ यूनिट लिखिएगा जल्दी। टाइप्स ऑफ यूनिट, और तीनों का नाम लिख लीजिएगा पहले। फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। सेकंड में लिखिएगा डिराइव यूनिट्स। थर्ड में लिखिएगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तीनों का नाम लिख लीजिए पहले, फिर एक लाइन छोड़िएगा, फंडामेंटल यूनिट्स लिखिएगा। तीनों का नाम लिखिए, एक लाइन छोड़िएगा, फिर से नंबर 1 में लिखिएगा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स लिख लिए? देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो किसी पे डिपेंड, किसी से जुड़ के भी नहीं बना, ना ही हम लोग तोड़ सकते। तो फंडामेंटल यूनिट बेसिकली उस यूनिट को बोलते हैं जो किसी से जुड़ के नहीं बना है, इंडिपेंडेंट होता है, ना ही टूट सकता है। समझ में आया? और फंडामेंटल जितने भी यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली किसके यूनिट्स होते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है ना? चलिए लिखिएगा, these are the units that can neither be created from other units nor broken। कहां तक लिखे? from other units nor broken into two or more units। उसके एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। लिख लिए?
पहले समझा देते फिर इसको लिख लीजिएगा। देखिए सबसे फर्स्ट में क्या होता है, मास, है ना। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है, ग्राम भी होता है और टन भी होता है, लेकिन केजी जो है ना एसआई यूनिट है। क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसका किलोग्राम लिख देंगे, पूरा नाम किलोग्राम होता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, केजी, है ना। सेकंड होता है आपका लेंथ। मास के बारे में समझा दिया ना, पार्टिकल पे डिपेंड करता है। लेंथ क्या होता है, लंबाई, और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। और मीटर को हम लोग ये चीज भी बता दी है, लेंथ आपका सिर्फ लेंथ जैसे लंबाई सिर्फ नहीं होता, चौड़ाई भी हो सकता है, और ऊंचाई भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट। थर्ड देखिएगा, टाइम। टाइम का क्या होता है, यूनिट सेकंड होता है, और इसको हम लोग एस से दिखाते हैं, स्मॉल एस। फोर्थ है, बताइए, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ, इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है और केल्विन भी होता है। बट केल्विन क्या है, एसआई यूनिट। केल्विन क्या है, हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। इसका यूनिट केल्विन होता है, तो इसका पूरा नाम जब लिखते हैं साइंटिस्ट के नाम पे स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, है ना, और सिंबल जब लिखते हैं तो कैपिटल, समझ रहे। जब भी कोई साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट होता है ना, पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। 5 नंबर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है यूनिट, बताइए तो, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए पूरा नाम स्मॉल लेटर से या कैपिटल लेटर से सिंबल, है ना। 6 नंबर में क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी लाइट के बारे में बताता है, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। इसको हम लोग सीडी से दिखाते हैं। और एक लास्ट होता है जिसका नाम क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और हम लोग इसको किससे दिखाते हैं, मोल से, जिसको हम लोग MOL लिखते हैं। समझ में आया। अच्छे से लिखिएगा ना, स्पेलिंग वगैरह मिस मत कीजिएगा। स्केल नहीं इस्तेमाल करते जी आप लोग, स्केल वगैरह यूज किया कीजिए।
सब लिख लिए आप लोग? जल्दी लिखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा, इसका दूसरा पार्ट, डिराइव यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़े ना, ऐसा क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल पे, उसको क्या बोलते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलेंगे? डिराइव यूनिट। बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं जितने भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट होता है उसको डिराइव यूनिट्स, ठीक है? यानी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट का कनेक्शन है ना आपस में। तो लिखिएगा दीज आर द यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स that can obtained, that can obtained from, that can obtained from fundamental units, fundamental units लिख लिए, that can obtained from fundamental units। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एरिया। एरिया एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बताए थे ना। एरिया को कैपिटल ए से दिखाते हैं, या कोई भी मान लीजिए रेक्टेंगल है उसमें क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ, और इसका एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। क्या होता है? लेंथ का क्या होता है? मीटर। और ब्रेथ का भी, लेंथ का मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा? समझ रहे कैसे आया? आया ना? लेंथ का मीटर होता है, ब्रेथ का ही मीटर, और मीटर इंटू मीटर। सेकंड आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम जान रहे ना? आयतन बोलते हैं ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, है ना? किसका? क्यूबॉइड का। बताए थे ना, ये बॉक्स की तरह जो होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, है ना? लेंथ का ही मीटर, ब्रेथ का ही मीटर, हाइट का ही मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है। थर्ड देखिएगा, डेंसिटी। डेंसिटी का नाम सुने? घनत्व जो होता है, कितना घना है। आप लोग ये सब नाम सुने? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ऐसा जगह जहां पर लोग ज्यादा रहते हो, है ना? ज्यादा लोग। तो डेंस, इसको हम लोग, और डेंसिटी जो होता है उसको रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रो। इसको कैसे पढ़ते हैं? RHO, रो। ठीक है, सिंबल है। और रो का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास का केजी हो गया यूनिट। और बताइए वॉल्यूम डिवाइड हो रहा कि मल्टीप्लाई हो रहा? डिवाइड। तो डिवाइड में क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। समझ में आया? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब ना। डिवाइड में होगा, जो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड होगा तो। 4 नंबर में होता है स्पीड। क्या होता है? जिसको हम लोग v से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस क्या है? ठीक है, स्पीड का क्या होगा फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ। और टाइम फंडामेंटल, दोनों फंडामेंटल, यानी ये डिराइव हो गया। अब देखिए लेंथ का क्या होता है यूनिट? मीटर। क्या होता है? मीटर होता है ना। और टाइम का यूनिट तो क्या पर सेकंड होगा ना, डिवाइडेड बाय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर एस के पावर -1, जैसे पावर, जैसे नीचे में है ना पावर 1 है ना, ऊपर लाएंगे तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर है वेलोसिटी। नाम सुने हैं ना? जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? v से ही दिखाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना। लेंथ का हो गया मीटर और टाइम का सेकंड, तो इसके दोनों का यूनिट सेम होता है। समझे? समझ में आए जी? 6 नंबर में होता है जिसका नाम है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं। किससे? और ए का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय
टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। बताइए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है ना, और एक टाइम एक्स्ट्रा है ना, तो नीचे डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा? तो मल्टीप्लाई में इस एक और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, यहां तक बनाइए। अच्छे से लिखिएगा। बना लिए? 6 नंबर तक बना लिए? बना लिए ना? देखिए यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख दे रहे, शॉर्ट में लिख ले रहे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला, और यहाँ पर आपका डिराइव यूनिट, है ना जी? और ठीक है, यहाँ देखिए 7 नंबर में नाम सुने, लीनियर मोमेंटम का नाम सुने हैं? लीनियर मोमेंटम, है ना? इसको स्मॉल पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट बताइए क्या होता है? बताइए, बताइए ना जी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड ना? हाँ, तो क्या हो गया? केजी मीटर। समझ में आया कैसे आया? मास इंटू वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का पर सेकंड, मीटर। तो मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? केजी मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर में देखिए, फोर्स का नाम सुने? फोर्स, इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं।
फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। मास का क्या होता है यूनिट? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर। देख लीजिए पीछे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड, है ना। देखिए आप लोग न्यूटन सुने नाम, न्यूटन किसका यूनिट होता है? तो ये भी है। इसका मतलब 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। समझ में आया? पूरा जो मर्ज करके हम लोग नाम क्या दिए? न्यूटन नाम दिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। 9 नंबर में होता है वर्क डन। वर्क डन, ठीक है। वर्क डन सुने हैं ना? WORKDON, वर्क डन, जिसको W से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या हुआ बताइए? केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा कि डिवाइड हो रहा? डी मल्टीप्लाई हो रहा कि डिवाइड हो रहा? तो मल्टीप्लाई में एम आ जाएगा, तो मिला के क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर क्या होगा? पर सेकंड स्क्वायर। और 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं 1 जूल। क्या बोलते हैं? समझ में आया? और इसका लास्ट देखिएगा, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? बहुत सारा फॉर्मूला है, उसमें से एक काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना। देखे होंगे इस तरह बुक वगैरह में लिखे भी होंगे 9th क्लास में। देखिए हाफ का यूनिट नहीं होता, हाफ का यूनिट समझिए यहाँ पहले। मास, मास का यूनिट क्या हो जाए? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा? तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मिला क्या हो जाए? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? चलिए बनाइए फटाफट। साइड में उसको लिख लीजिएगा ना, ऊपर में कहीं पर अच्छे से, लेकिन लिखिए। अच्छा, जो भी चीज फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, जहां डिवाइड वगैरह में आ रहा है उसमें 2 लाइन लीजिए, मर्ज नहीं कर देना है, एडजस्ट नहीं करना है। थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जितना अच्छा नोट्स का प्रेजेंटेशन होगा उतना एग्जाम में अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। अच्छे से लिखिएगा ना, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए। और ये साइड में जो लिखे है ना, 1 न्यूटन किसको बोलते हैं, 1 जूल किसको बोलते हैं, है ना, तो वो साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा। लिखा गया सबका? चलिए लास्ट आज टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स ना। हेडिंग लिखिएगा 3rd नंबर, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें पहले छोटा सा डिफाइन कर लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए उसके बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बता रहे, लिखिएगा। these are the, these THESC, these are the
सेपरेट क्लास ऑफ यूनिट्स, सेपरेट क्लास ऑफ यूनिट्स लिख लिए। नीचे में लिखिए देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए आपको हम बताए ना, प्लेन एंगल 2D एंगल होता है। क्या कौन सा एंगल? 2D एंगल। ठीक है, तो पहला था आपका प्लेन एंगल था, और सेकंड वाला क्या था आपका? सॉलिड एंगल। क्या था? प्लेन एंगल जो होता है उसको थीटा से दिखाते हैं, सॉलिड एंगल को ओम से। दिखाने का एक होता है ना, हर एक जैसे लेंथ का एल दिखाते हैं ना, वैसे ही इसको डिनोट करते हैं थीटा और ओम। इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? इसका सिंबल RAD होता है ना। और इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। क्या होता है? इसका यूनिट होता है SR। थोड़ा सा इसको समझाएंगे। आप लोग पढ़े हैं ना जैसे सेक्टर के बारे में, इस तरह होता है। और थीटा जो पढ़े आप वो डिग्री में पढ़े। किसे पढ़े? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। अच्छा, ये सेक्टर होता है, इसमें ये वाला पार्ट क्या होता है? आर्क होता है। ये क्या होता है? आर्क समझते हैं ना, सर्कल का छोटा सा कोई सेक्शन वाला पार्ट, ठीक है ना। ये आर्क हो गया, इसको एल से दिखाते हैं, और ये रेडियस होता है। क्या होता है? जिसको आर से दिखाते हैं। यही है ना, ये चीज समझ में आ रहा? ठीक है। और थीटा को दिखाने के लिए हम मतलब निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? आर्क बाय, और आर्क को एल से दिखाते हैं और रेडियस को, ये फॉर्मूला हुआ। और इसका यूनिट डिग्री होता है। क्या होता है? लेकिन रेडियन भी यूनिट है। रेडियन भी क्या है? रेडियन SI यूनिट है। रेडियन क्या है? कोई पूछेगा कभी भी, जैसे मीटर है, मीटर SI यूनिट है ना, सेंटीमीटर SI यूनिट है, लेकिन मीटर एस सेंटीमीटर में रिलेशन है कि नहीं? कितना है? 1 मीटर कितना? 100 सेंटीमीटर। वैसे ही इसका रिलेशन होता है 180 डिग्री, जो होता है पाई रेडियन होता है। क्या होता है? 1 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन। और बताइए 360 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। क्या हो जाएगा? समझ रहे? 180 कितना होता है? पाई रेडियन। तो उसका डबल क्या हो जाएगा? 360 डबल है, तो क्या हो जाएगा? यानी एक सर्कल में कितना रेडियन होता है? एक सर्कल में कितना रेडियन होता है? 360 डिग्री होता है, और 2 पाई रेडियन होता है। समझ में आया इसके बारे में? ठीक है। और सॉलिड एंगल के बारे में समझा देंगे थोड़ा सा। देखिए सॉलिड एंगल यहां समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके स्फीयर है, स्फीयर जान रहे सॉलिड बॉडी होता है, और ऊपर में मान लीजिए हम एक सर्कल लिए, क्रॉस सेक्शन लिए, थोड़ा सा एरिया, इसको हम लोग एरिया बोल रहे, छोटा सा एरिया लिए, ठीक है। और इसको हम मिला दिए कहां पर? सेंटर से मिला दिए। कहां से मिलाए? तो ये ऐसा बना ना, इस तरह बना कि नहीं? अब यहां ऐसा बना, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एरिया। क्या हो जाएगा? और इसका एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल। क्या होता है? और इसका फॉर्मूला होता है, इसको दिखाते हैं ओम से ना। सॉलिड एंगल को कैसे दिखाते हैं? ओम से। किससे दिखाते हैं जी? ओम से। और ओम का फॉर्मूला होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। एरिया बाय रेडियस का, रेडियस समझ में आया किसको बोल रहे? और ये यूनिट किस में देगा? स्टे रेडियन। किस में देगा? समझ में आया इसका फॉर्मूला? जो सेक्शन ऊपर लिए ना, अब बताइए जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे उसके हिसाब से एंगल निकलेगा ना। समझ आ रही बात? रेडियस तो फिक्स है, और एरिया अगर बढ़ाएंगे तो एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक स्फीयर में कितना स्टे रेडियन होता है? जैसे एक सर्कल में कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। कितना होता है? तो एक स्फीयर में कितना सॉलिड एंगल होता है? कितना? 4 पाई स्टे रेडियन। कितना होता है? किसमें? एक स्फीयर में 3D एंगल, टोटल एंगल कितना होता है? 4 पाई, है ना, यहां लिख दे रहे। स्फीयर हैज 4 पाई स्टे रेडियन। समझ में आया? MCQ में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। समझ में आएगा कि नहीं इसके बारे में? कोई प्रॉब्लम, कहीं पे दिक्कत? क्लियर है? चलिए लिख लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए।
पहले अच्छे से वो ब्लॉक वगैरह बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, नीचे में अच्छे से प्लेन एंगल के बारे में फॉर्मूला लिख लीजिए और जो इंपॉर्टेंट चीज बताए वो लिख लीजिए। इसी तरह सॉलिड एंगल लिख लीजिएगा, ठीक है।